नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस सस्सी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे। आप लोग के रेगुलर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की क्लास होती है जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपके प्रीवियस पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपके आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आजकल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये विश्राम वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। एक आदमी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए, कितना समय पूछा है, कितना समय लगेगा। पहले हम सिंपल सा जो फार्मूला होता है, आपका समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है और आपका चाल कितना है, 10 है। तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा एक क्या आ गया, 1 घंटे आ गया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो हमारा 60 सेकंड, ये 60 मिनट ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 4 मिनट का जो विश्राम कर रहा है। देखिए, टोटल दूरी तो हमारी कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 10 किलोमीटर है। लेकिन हमारा देखिए 4 मिनट का विश्राम करता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन जो चौथी बार विश्राम करेगा पूरा पहुँच जाएगा, इसलिए हमारा लास्ट वाला 1 किलोमीटर नहीं जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 और गुणे 4 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 36 हो गया। 36 मिनट ये लगे, 60 मिनट ये, इसको टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका 96। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न में कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा गया कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम पहली समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल से, दूरी 10 है, चाल भी 10 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 1 घंटा आ गया। 1 घंटे में हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 मिनट का विश्राम भी कर रहा है। तो यहाँ जो विश्राम कर रहा है उसको कितना समय लग जा रहा है विश्राम करने में, दूरी को। तो हमारा देखिए ये 10 किलोमीटर है तो हम 1 इसमें से माइनस कर देंगे। अभी बताया नहीं माइनस क्यों होगा। देखिए 4 बार रुकेगा, चौथी बार ये पूरा पहुँच जाएगा और पूरा 10 किलोमीटर है तो हमारा जब चौथी बार पहुँच जाएगा तो 1 काउंट नहीं होगा। तो इसलिए 9 और गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मिनट आपका यहाँ लगेगा। तो टोटल लगा 60 और 36, इनको जोड़ेंगे तो आपका 96 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बस आप लोग याद रखिएगा, कभी भी विश्राम वाला सवाल पूछा जाता है तो पहले इनका जो सिंपल सा फार्मूला होता है वहाँ से समय निकालिएगा, उसके बाद विश्राम वाला समय लगाइए, निकालिएगा कितना समय यहाँ लग रहा है, उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सेशन का। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। नाव और धारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी प्रीवियस पेपर का पूछा गया प्रश्न है। नाव की प्रतिवाह गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरे पानी में नाव की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की अनुप्रवाह गति क्या होगी? देखिए, आपका अनुप्रवाह गति जो होती है y + x होता है और जो आपका प्रतिवाह गति होती है y - x होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अनुप्रवाह मतलब चालों का योग और प्रतिप्रवाह मतलब चालों का अंतर। देखिए, ध्यान से समझेंगे क्या प्रश्न में कह रहा है। हमें यहाँ नाव की चाल दी गई है लेकिन हमको धारा की चाल नहीं पता है, तो धारा की चाल क्या मान लेंगे, x है। ये हमारा क्या होगी, मान लिए धारा की चाल क्या है, x है। ठीक है, तो हमारा क्या बोला गया है, देखिए नाव की चाल 55 है। ठीक है, 55 है और देखिए यहाँ क्या, प्रतिप्रवाह मतलब प्रतिवाह बोला गया, मतलब माइनस और x मतलब दोनों की चालों का अंतर कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका, देखिए ये आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल आ गई और नाव की चाल दिया गया है 55। तो हमसे अनुप्रवाह बोला गया, तो अनुप्रवाह भी क्या बताया, x + y होता है। तो हमारा देखिए x कितना आया, 15 आया और y मतलब नाव की चाल कितना है, 55 है। इनको जोड़ ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना था इन प्रश्नों में। हमको प्रतिवाह का चाल दिया गया था, जो कि प्रतिवाह मतलब क्या होता है, माइनस होता है, मतलब नाव का और हमारा जो चाल धारा का होता है उनका माइनस होता है। ये हमें दिया गया है 40, तो यहाँ से x का मान जो हमारा 15 आ गया,
ये आ गया धारा का मान x माने थे, ये नाव का मान आ गया, तो हमको अनुप्रवाह बोला गया, तो इन चालों का योग कर देंगे, अनुप्रवाह में योग होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इन प्रश्नों को नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सेशन का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न सिंपल दिए जाते हैं और हार्ड भी प्रश्न दिए जाते हैं। मैं आपके दोनों टाइप के प्रश्नों को कराऊंगा। देखिए यहाँ पे भी बच्चे गलती करेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। 32.5 को 25 भागों में विभाजित करें, प्रत्येक भाग का मान क्या होगा। देखिए जहाँ भी प्रत्येक भाग का मान पूछा जाता है वहाँ आप लोग समझिए क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, मतलब भाग हम करेंगे तभी हमारा प्रत्येक भाग का मान निकलेगा। तो प्रत्येक भाग का मान निकालने के लिए हम 32.5 को किससे भाग करेंगे, 25 से। ठीक है, 25 से भाग करेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 छक 30, 2 पचाम 25 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पचाम 25 हो जाएगा। ऊपर आ गया हमारा 6.5, नीचे आ गया 5। इसको फिर काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15, मतलब 1.3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, लेकिन इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिंपल प्रश्न होते हैं, हार्ड प्रश्न भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिनको बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा। प्रश्न को पहले अच्छे से समझेंगे हम लोग। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप एक चीज़ बताइए, लाभ प्रतिशत आप कब निकालते हैं, क्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और हमको क्या पता होना चाहिए, लाभ कितना हो रहा है। और लाभ कैसे पता चलेगा, जब एसपी का मूल्य मालूम होगा तभी पता चलेगा कि हमारा लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन देखिए सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग समझिएगा। हमारा क्या बोला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का। तो मैं हमेशा बताता हूँ जिसकी बात पहले की जाती है वो ऊपर होता है। देखिए जैसे 80% है और ये आपका कितना है, 100% कर दिए, क्योंकि 80% बोला गया, तो ये ऊपर हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य की पहले बात बोली गई है, बाद में अंकित मूल्य। नीचे क्या होगा हमारा, प्रिंट रेस मतलब अंकित मूल्य। इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4/5। तो मतलब हमारा यहाँ देखिएगा, ये अंकित मूल्य और हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। ये कितना आ गया, 4, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, और ये 4 आ गया। अब यहाँ क्या बोला गया, 12% का बट्टा। तो अंकित मूल्य पे देखिए ये हमारा 100 है, 100 पे 12% का बट्टा देंगे तो 88 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और जब भी हम अंकित मूल्य पे बट्टा देते हैं तो हमारा क्या आता है, एसपी आता है। ध्यान से समझिएगा। तो फिर हमारा एक अंकित मूल्य और कितना आ गया आपका, देखिए ये आ गया 100। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये भी अंकित मूल्य है, और हमारा एसपी कितना आ गया, ये आपका 88 आ गया। अब देखिए हमको सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, लेकिन हमें इन्हीं दोनों का काम है, सीपी और एसपी का। तो हमको अंकित मूल्य से कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य के यूनिट को बराबर कर देंगे और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। देखिए बराबर करने के बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो इनसे कोई काम नहीं रह जाएगा। यहाँ अंकित मूल्य 100 है और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 5 है, तो इसको हम 20 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 20 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया हमारा अंकित मूल्य, ये भी 100 हो गया, तो इससे कोई काम नहीं रह गया, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ गया, देखिए गुणा करेंगे कितना आ गया, ये 20 था, यहाँ आ गया 80, और यहाँ हमारा एसपी कितना आ गया, 88 आ गया। अब निकालिए, अब लाभ परसेंट निकालिए। देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 80 पे। गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे, इसको काटेंगे, 8 दाम में 80 और 10 दाम में 100 हो जाएगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रश्न बता रहा हूँ। आप ये मान लिए अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना आया, 5 आया, और हमारा जो क्रय मूल्य है कितना आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य है आपका 4 आ गया इस यहाँ से। ठीक है, और हमारा फिर दूसरे में क्या बट्टा दिया गया, फिर हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया आपका, 100 आ गया, फिर हमारा एसपी कितना आ गया आपका, यहाँ पे 88 आ गया, ये एसपी हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों जगह सेम होंगे। तो यहाँ 100 है, इसको 100 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 20 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले में। तो ये अंकित मूल्य यहाँ भी 100 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी अंकित मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया। और हमारा एसपी कितना आ गया, एसपी यहाँ हमारा आ गया 80। देखिए गुणा करेंगे, एक एसपी यहाँ कितना आ गया हमारा 80, और हमारा यहाँ सीपी कितना आ गया 88, कितना आ गया 88।
देखिए हमारा एसपी कितना आ गया आपका 80 आ गया था और सीपी कितना आ गया था आपका 88 आ गया। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है 8% का, कितने पे 80 पे, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 करेंगे 8 धाम में 80 और उसके बाद 10 धाम में 100। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आपको प्रश्न समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप ये चीज़ समझिएगा, हमें अंकित मूल्य से यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता लास्ट में, क्योंकि हमें लाभ हानि जो निकालना पड़ता है वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं और विक्रय मूल्य पे निकालते हैं। इन दोनों को ज्ञात होना जरूरी है, तो इसलिए हम अंकित मूल्य को बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद उसको छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, आप दोबारा से भी नहीं समझ में आया तो फिर तिबारा देखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न होते हैं यूनिक होते हैं जो बहुत कम बच्चे करके आते हैं, और जो करके आते हैं उनको नंबर भी मिलता है, नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा होता है, क्योंकि सिंपल प्रश्नों को हर कोई कर लेता है। आप इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने नंबरों को भी एनालिसिस करिए। रेगुलर आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार पूछे गए प्रश्नों को मैथ और रीजनिंग को कराता हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और जितने लोग देखते हैं दोस्तों आप लोग प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।